अस्सलाम वालेकुम जी। आज 19 जुलाई है और आज का ये दिन कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम अलाक़े पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान की मुनासबत से मनाया जाता है। आज के दिन के मुतालिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और ये दिन मनाने वालों का ये क्लेम है कि आज के दिन एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि कश्मीर का इल्हाक इंडिया के बजाय और ख़ुद मुख्तार रहने के बजाय पाकिस्तान के साथ किया जाना चाहिए। मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मारूफ मुसन्निफ़ और सहाफ़ी जो कि कश्मीर के उमूर पर दस्तरस रखते हैं, दानिश इरशाद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस दिन की हकीकत क्या है, चूँकि इसे लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, बाज़ लोगों के एक इख्तलाफ भी है कि ये महज एक डोंग है, झूठ है, ऐसी कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई थी, तारीख़ी हवालों में ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिलते। दानिश, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें पहले तो ये क्लैरिफाई कर दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए, क्या वाकई 19 जुलाई को कोई यौम अलाक़े पाकिस्तान या फिर अलाक़े पाकिस्तान की करारदाद कोई मंजूर हुई थी? जी देखें, इसमें इसका तो कोई दो राय नहीं कि इस तरह की कोई करारदाद नहीं थी। करारदाद थी ज़रूर, सरदार इब्राहिम की रहायशगाह पे मंजूर हुई, लेकिन उस करारदाद की क्या अहमियत थी? असल सवाल ये है, चूँकि इससे एक दिन पहले ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक और इजलास में ख़ुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर की करारदाद मंजूर हुई थी। और ये इस करारदाद के हवाले से सरदार इब्राहिम अपनी किताब में लिखते हैं कि उनको पूरे श्रीनगर में कहीं जगह नहीं मिली। इवन वहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रिप थी शेख अब्दुल्ला की, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के का जो एक दिन पहले इजलास हुआ था उसके बाद कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, और उसके बाद ये जिस मज़कूरा इजलास की 19 जुलाई के इजलास की जिसकी बात की जा रही है, तो इसके लिए वो लिखते हैं कि इसमें के लिए हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपनी रहायशगाह पे इजलास बुलाया। अब सवाल ये है कि दानिश साहब, यहाँ पे ज़ाहिर सवाल तो कई सारे पैदा होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी करारदाद जिसे आज पूरे इस कन्फ्लिक्टेड टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम हिस्से में सेलिब्रेट किया जा रहा है, पाकिस्तानी जो हुकाम है वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे मंजूर करने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को पूरे श्रीनगर में कोई जगह नहीं मिली। इट्स मीन कि वहाँ पर अवाम में इसकी मकबूलियत या पॉपुलैरिटी बहुत कम थी, तो फिर ये जवाजियत क्या बाकी रह जाती है, वैलिडिटी बाकी रह जाती है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो जनरल कौंसिल थी वो तकरीबन 200 से ज़ायद मेंबरान पर मुश्तमिल थी, और सरदार इब्राहिम की रहायशगाह पर 18 या 20 मेंबरान थे, लेकिन वो भी जनरल कौंसिल के मेंबरान नहीं थे। कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार और कुछ इस तरह के आम जो कारकुन थे वो थे। तो इसलिए इस करारदाद को वो कानूनी हैसियत नहीं थी, ये सिर्फ एक करारदाद थी। चूँकि फिर उसके बाद अगर 24 अक्टूबर के एलामिये को देखें तो 24 अक्टूबर के एलामिये में भी इस करारदाद का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, चूँकि 24 अक्टूबर का जो एलामिया है वो एक रियासत जम्मू कश्मीर की एक बाइख्तियार हुकूमत का एलामिया है, और जो ये है ये इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद है। वो हुकूमत भी सरदार इब्राहिम ने बनाई, ये करारदाद भी सरदार इब्राहिम ने पेश की। अब किसको दुरुस्त माना जाए? फिर एक और बड़ा दिलचस्प मामला है, सरदार इब्राहिम ख़ुद अपनी किताब में लिखते हैं कि जनाब जब इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया की फोर्सेस आ गई 27 अक्टूबर के बाद, महाराजा ने हलाक कर दिया, तो मैं दौड़ा कराची पहुंचा, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था, और ख़ान लियाकत अली ख़ान से मुलाकात की और मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मुलाकात की, और मैंने उनको कहा कि भाई इंडिया चूँकि शेख अब्दुल्ला उधर हलाक कर चुका है, महाराजा हलाक कर चुका है, तो आप हमारा हलाक भी कबूल करें ताकि आपको कानूनी जवाजियत मिले अपनी फ़ौजें चढ़ाने की। तो उनके इस प्रपोज़ल को तस्लीम नहीं किया गया। अब इसमें यानी कि पाकिस्तान ने उनके इस प्रपोज़ल को कायदा मोहम्मद अली जिन्ना की उस हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। अगर 19 जुलाई की करारदाद थी या उसकी कोई कानूनी जवाजियत थी, तो फिर ये सरदार इब्राहिम को 27 अक्टूबर के बाद एक प्रपोज़ल लेके जाने की क्या ज़रूरत पेश आई? फिर 24 अक्टूबर के एलामिये में इस करारदाद का तज़किरा क्यों नहीं है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। फिर इसाक कुरैशी साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात थे गालबन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में एक हेराल्ड मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया था, जो उनका डॉन का एक मैगज़ीन था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई थी या कोई इस तरह की करारदाद की जवाजियत नहीं थी। अच्छा, तो ये तमाम तो चीज़ें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में क्लियर हैं जी। तो उसके बाद ये कौन सी ऐसी कुव्वतें थी जो इस करारदाद को आगे लेकर चली, और ये मतलब अच्छा बड़ा दिलचस्प मामला है। सरदार इब्राहिम की अपनी किताब है कश्मीर सागा, उसमें इस करारदाद का तज़किरा तो मौजूद है। वो चूँकि खुले अल्फाज में उन्होंने पूरा वाक़या लिखा है कि किस तरह हमें जगह नहीं मिली,
किस तरह हमने ये करारदाद मंजूर की, कितने अज़ूमात तशरीफ़ लाए, वो सारी बात तो सरदार इब्राहिम ने लिखी है। लेकिन 1990 में पहला उसका एडिशन था, 1966 में आया था, और दूसरा एडिशन जो 1990 में आया तो उसमें सरदार इब्राहिम ने अपनी इसी करारदाद के, इसी आइडियालॉजी के बरक्स एक चैप्टर लिखा, कश्मीर एज अ कंट्री। तो उसमें वो लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बफर स्टेट होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्विट्ज़रलैंड यूरोप में एक बफर स्टेट है, ताकि ये दोनों ममालिक के लिए, इस खित्ते के लिए अमन का गहवारा बन सके और अमन के क़याम के लिए एक बेहतरीन कोशिश के तौर पे सामने आ सके। अच्छा दानिश साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। एक तरफ सरदार इब्राहिम खुद उनके बारे में ये क्लेम है कि उन्होंने ये करारदाद मंजूर करवाई, दूसरी तरफ वो बिल्कुल वो खुद अपनी किताब में भी करते अच्छा हैं। वो किताब में भी लिखते जी। हैं, तो उन्होंने ये क्लैरिफाई क्यों नहीं किया बाद में जब वो हुकूमत बना रहे थे, उस वक्त आज़ादी का जो एलामिया था या फिर जो बाद के मामूलात थे उनमें ऐसे उन्होंने आज़ादी वाशिका अल्फाज में क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ सर आज़ादी के एलामिया में कैसे पता चलता उनको? 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब रात 12-1 बजे पता चला कि मैं तो सदर बन गया हूँ। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने उनको कहा कि भाई तू सदर है, तू जा सदारत संभाल, मामला संभाल। हाँ। बैरकेफ जी, दानिश इरशाद हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कश्मीर की सदारत को लेकर उस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई उसे लेकर एक तवील बातचीत की जा सकती है, लेकिन आज के इस मौजू को लेकर, आज के इसके दिन की मुनासबत को लेकर दानिश इरशाद ने जो वो तारीख़ी हवालों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मालूमात आपके सामने रखी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।